नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब देश में इस्तीफे, देश में सरकार पर संकट, बर्खास्तगी वाला नहीं, न गिरने वाला संकट आते हैं। इस समय मोदी सरकार अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है और जनता को यह साबित करने पर तुली हुई है कि इस समय हमारा बूम है। हर मुद्दे पर विफल है। नीट के पेपर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर वांगचुक हड़ताल पर बैठे हुए। हरदीप पुरी का इस्तीफा काफी समय पहले हो जाना चाहिए। 2 मंत्रियों की राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, एक गुस्से में दे गया, एक दे नहीं रहा है। आज चर्चा बड़े जोर शोर से है, कहीं विपक्ष महाभियोग न ले आए, इसलिए राजनाथ के भी इस्तीफे के चांस बढ़ गए। दूसरा एक और मसला है कि वो चाहते हैं कि उनके रहते हुए एक बेटा तो विधायक बन गया, दूसरा बेटा सांसद बन जाए, इसलिए उसे प्रदेश की कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनवा दिया है। क्योंकि यहाँ परिवारवाद तो होता नहीं है, वो गलती आप समझें कि वो राजनाथ का बेटा है, वो राजनाथ सिंह का बेटा, राजनाथ का नहीं। और ऐसे में राजनाथ के भी इस्तीफे की खबरें आने लगी हैं। आरएसएस की और बीजेपी की बड़ी लंबी तारीफ करने वाले एक पत्रकार हैं प्रदीप सिंह, आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि राजनाथ सिंह इस्तीफा देने वाले हैं। और उसके बाद राजनाथ सिंह का इस्तीफा चल पड़ा। अब इस्तीफे के नाम गिन लो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के 100% चांस, हरदीप पुरी इस्तीफे के 100% चांस, रवनीत बिट्टू इस्तीफे के 1000% चांस, कुरियन का हो चुका इस्तीफा, निर्मला सीतारमण का विभाग बदलना तय, राजनाथ सिंह का लगभग 99% इस्तीफा तय। 1 दर्जन बड़े चेहरे इधर से उधर गोलमाल किए जाएंगे। फिर यूपी साधा जाएगा, चुनाव है, फिर पंजाब साधा जाएगा, चुनाव है, उत्तराखंड और ये छोटे छोटे राज्यों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाएगा। संजय सर, क्या खबर है, किस किस का हो सकता है इस्तीफा? क्या इस इस्तीफे की आग से मोदी सरकार पूरी तरीके से फिर सुरक्षित हो जाएगी? जो सवाल है वो धुंधला जाएंगे। चंपत राय को वकीलों ने दौड़ा दिया है तो वो दिल्ली आ गए हैं। मोदी सरकार वाकई बहुत संकट में है और संकट बहुत ज्यादा तेज चलने से आया है, ऐसा भी कह सकते हैं, या बहुत खुद को बड़ा चाणक्य समझने से आया है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए जिनके जाने की बात है उसमें मुझे तो अमित शाह का भी नाम सुनाई पड़ रहा है। हालांकि ये जो चर्चा है उसका कोई आधार नहीं होता है, सब सूत्रों के आधार पे आजकल जब अखबारों में खबरें छपती है तो ये सब चर्चा वर्चा भी ऐसे ही है और सब चंडू खाने की होती है। ठीक है, किसी को किसी मंत्री ने बताया होगा, किसी को किसी ने बहुत करीबी ने बताया होगा, लेकिन होता है बीजेपी में वही जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह चाहते हैं और वही लोग दोनों करते हैं। अब मंत्रिमंडल में ये होना है, बदलाव होना है, विस्तार होना है, या कुछ लोगों का इस्तीफा होगा, कुछ नहीं आएंगे, इसकी चर्चा इसलिए भी है कि अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और जो मंत्रियों को हटाने के जो कारण हैं आता हूं वो तो है ही है। तो मंत्रियों को कुछ को हटाना है, कुछ नए लोगों को मंत्री बनाना है, ये सब जरूरत है सरकार चलाने की। लेकिन ये सब काम पहले अभी तक बीजेपी में बड़े आराम से हो जाया करता था और उस पर कोई दबाव है ऐसा दिखाई नहीं देता था। अब कभी ऐसा नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी किसी दबाव में किसी को मंत्री बना रहे हैं या किसी को हटाने के लिए दबाव है तो नरेंद्र मोदी ने हटा दिया। ये दोनों अभी तक नहीं हुआ था। तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि सरकार संकट में है और अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कुछ लोग हटाए जाएंगे, कुछ लोग शामिल किए जाएंगे, तो उसमें दबाव भी एक कारण होगा और दबाव है वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जितने मंत्रियों को हटाने की बात है या जितने मंत्रियों को हटाने की मांग है उसमें तो प्रधानमंत्री को भी हटाने की मांग है और प्रधानमंत्री को खुद ही छोड़ देना चाहिए। तमाम सारे कारण है। तो इसलिए प्रधानमंत्री अगर मांग सुनेंगे तो जिन लोगों को जिन कारणों से हटाने की बात है उन कारणों से तो प्रधानमंत्री को भी छोड़ देना चाहिए और उनमें धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। धर्मेंद्र प्रधान को इतने दिनों से नहीं हटाया जा रहा है और उनका बचाव प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसे साफ दिखाई दे रहा है या कोई भी यही समझेगा कि प्रधानमंत्री उनका बचाव कर रहे हैं क्योंकि
धर्मेंद्र प्रधान ने जो किया या नहीं किया वो प्रधानमंत्री की जानकारी में या प्रधानमंत्री के कहने पे किया है, तभी उनको नहीं हटाने का, इतने दिनों तक नहीं हटाने का कोई मतलब बनता था, वरना इनको 2024 में ही हटा दिया जाना चाहिए था जब पेपर लीक हुआ था। 2024 में नहीं हटाया गया तो 2026 में जब लीक हुआ तो हटा ही दिया जाना चाहिए था। ये तमाम सारी बातें, 2024 के बाद 26 में लीक हो गया, वो बहुत बड़ा या पर्याप्त कारण था तो नहीं हटाया गया। तो ये सब चीजें अपनी जगह हैं कि हटाने की मांग है, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है, उसका दबाव है, सोनम वांगचुक अनशन पे बैठ गए हैं और भी लोग वहां अनशन पे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। और अभी तक जंतर मंतर पर ऐसा धरना या ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं हो पाया था, या नहीं होता था, या नहीं होने दिया जाता था, आप जो कहिए जैसे भी कहिए। तो ये चल रहा है, तो ये दबाव के कारण चल रहा है या चल पा रहा है इसलिए दबाव है, दोनों में से एक तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इन सब कारणों से लगता है कि कुछ न कुछ सरकार पर दबाव है, और इस तरह के दबाव में पहले ही सबको पता है कि सरकार जो है नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के बैसाखी पे चल रही थी, और उसमें जैसा मैंने कहा कि बहुत तेज चलने की या बहुत चालाक बनने की कोशिश हुई। उसमें टीएमसी को तोड़कर उसके 20 सांसद लाए गए और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा की टीम तोड़ दी गई और शिवसेना के 6 सांसद। तो ये सब कुछ किया कराया गया, हो गया, जो कुछ भी कहिए जैसे भी है। तो ये सब जब हुआ तो जाहिर है कि उसका असर भी होना था, और उसका असर माने अगर आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा और तमाम कारणों से टूट गई, या राघव चड्ढा को उधर जाना था और वो अकेले जाते तो उनकी सदस्यता चली जाती, इसलिए पूरी टीम बनाई गई, और ये सब हुआ होगा। क्या क्या हुआ सब लोग जानते हैं, उसमें तमाम तरह की अटकलें हैं, और कोई आधिकारिक सूचना बीजेपी देती नहीं है, अधिकृत तौर पर कुछ कहती नहीं है। तो वो सब जो भी कह रहा है सब अंदाजा ही है, अटकल ही है, उसमें किसी का सही हो सकता है, किसी का गलत हो सकता है। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, मैं अटकल नहीं लगाता, मैं सिर्फ अपने दर्शकों के सामने तथ्य रख दे रहा हूं। दर्शक सोचे कि इसमें कौन सा तथ्य उनको ठीक लगता है और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो तोड़फोड़ हुई, माने टीएमसी में तोड़फोड़ हुई इसलिए कि बंगाल चुनाव में ये जीत गए, और बंगाल चुनाव में जीत गए तो टीएमसी के लोगों को मारना पीटना धमकाना जो सब था, तो टीएमसी वाले भी इधर आ गए कि भाई चलो सुरक्षित रहेंगे। ये एक मूल बुनियादी कारण हो सकता है, लेकिन टीएमसी को नष्ट करना बीजेपी की पुरानी आदतों में है या रणनीति में है कि उसने पहले भी जो भी उसका साथ दिया है, जो भी उसकी मदद करता रहा है, उसको नष्ट करती रही है, या क्षत्रिय पार्टी पर उसकी नजर रही है, उसको तोड़फोड़ वहां चलता रहा है। तो इसलिए टीएमसी को भी तोड़ दिया गया, टीएमसी टूट गई अपने, जो भी कहिए जैसा भी है, जो है सो है, सामने है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब टीएमसी के लोग टूटकर बीजेपी में आएंगे तो उनको स्वीकार भी किया जाएगा। अब वो टूट के आ रहे हैं, अपने कारण से आ रहे हैं, इन्होंने तोड़ा, मैं उसमें झंझट में नहीं पड़ रहा, लेकिन ये स्वीकार करेंगे तभी। ये मना कर सकते थे और मना कर देना चाहिए नैतिक आधार पर कि नहीं, आप चुनाव या तो इस्तीफा देके आइए और फिर से चुनाव लड़िए, या हम बीच में नहीं लेंगे। लेकिन ये सब नहीं कर रहे हैं, और पूरी कोशिश हो रही है कि उनको ले लिया जाए। हालांकि टीएमसी ने केस किया है, और इधर लोकसभा अध्यक्ष ने फैसला नहीं किया है। राज्यसभा वाला लगभग हो गया है क्लियर साइड, लोकसभा वाला अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। तो इनमें जो पुराने समर्थक दल थे, माने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनको ये दिक्कत या अपना स्वार्थ या अपना कमजोर होना, ये सब होगा स्वाभाविक है। इसमें ये चर्चा चल पड़ी कि मोदी जी या अमित शाह ये सब इसलिए कर रहे हैं कि 2029 का चुनाव जीते, परिसीमन करवाना है और महिला आरक्षण देना है। तो ये सब बहुत बड़ा मामला है, बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। महिला आरक्षण का मामला तो कई वर्षों से लटका हुआ है। तो इसमें अगर कोई जबरदस्ती कुछ करेगा तो जाहिर है कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, और संभव है कि वो, और उनकी अपनी राजनीति है। मैंने नीतीश कुमार की चलिए बहुत ज्यादा नहीं है, नीतीश कुमार की भी उम्र भी हो गई और उनकी पार्टी का बहुत उनके नियंत्रण या उनके उसमें नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को तो भी राजनीति करनी है और वो ढंग से कर रहे हैं, उनको राज्य में भी चुनाव देखना है वगैरह वगैरह। तो उनको आगे के चुनाव के लिए भी अपना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उनकी मजबूरी भी है कि वो अपनी स्थिति मजबूत रखें। तो इस सब कारण से अगर माने एक तरफ नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे,
जो बीजेपी से अलग, माने बीजेपी से अलग होकर लड़ेंगे। और चंद्रबाबू नायडू ने अभी एक कार्यक्रम किया जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बड़ी तारीफ की। तो ये दोनों लोगों ने संदेश दे दिया है कि दोनों नाराज हैं, नाराज हो सकते हैं या अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बीजेपी के लिए चिंता का कारण हो सकती है, और अगर चिंता का कारण नहीं हो तो भी मैनेज तो करना ही पड़ेगा। मतलब जो नए आ रहे हैं उनको मंत्री बनाने की मांग है, जो पुराने हैं उनका संतुलन बनाने की मांग है, नहीं तो छोड़कर जाने का डर है। तो पहले ये था कि छोड़कर जाने से सरकार गिर जाती, अब इन दोनों के छोड़ने से सरकार शायद नहीं गिरे क्योंकि टीएमसी का समर्थन हो गया, लेकिन वो अभी पक्का नहीं है। तो उसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो सब के बावजूद दबाव है अभी, और उस दबाव में अगर सरकार काम कर रही है, और क्यों नहीं करेगी, दोनों बातें हैं, तो सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसमें उपाय यही बचता है कि मंत्रिमंडल में सीट देकर संतुलित किया जाए या सबको खुश किया जाए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि जो लोग, माने टीएमसी के 20 सांसद जो छोड़कर आ रहे हैं, उनको उनका कार्यकाल अब मान लीजिए बच गया, उनको चुनाव अभी नहीं लड़ना है, अभी लड़ेंगे और मान लीजिए उनको अभी टिकट मिल जाए और वो फिर जीत भी जाए तो ठीक है। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी इनको टिकट देगी तो बीजेपी के जो पुराने इनके प्रतिद्वंदी थे उनका क्या होगा, और उनको पार्टी में रहने की सजा देगी बीजेपी, और दल बदलुओं को फायदा देगी। और अगर 24 में टिकट नहीं देगी तो क्या ये 2 साल के लिए आए हैं, सॉरी 2029 में, तो क्या ये 2-4 साल के लिए आए हैं। तो ये सारी बातें देखते हुए इनको देना है, ये बीजेपी की मजबूरी है, उनको लेना है वो उनकी मजबूरी है, लेकिन देना और लेना व्यावहारिक है कि नहीं वो अपनी जगह है, तो उसकी अलग समस्या होगी। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें भी दिलचस्पी है कि टीएमसी के 20 सांसद हैं, वो 3 मांग रहे हैं, मतलब 20 क्यों नहीं मांग रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन 3 मांग रहे हैं, और उनमें 3 लोग मंत्री बनने के लिए तैयार हैं, या 20 में लोग तैयार हैं कि चलो 3 को बना दो। और सरकार कितने को बना सकती है, कितनी जगह है, कितना बाकी लोगों को, बाकी दूसरे दलों को भी खुश करना है, तो वो सब देख के कैसे क्या करेगी, किसके कितने सांसद हैं, तो ये सब सरकार के लिए दिक्कत है और ये सब चलता रहेगा। लेकिन इसमें दिलचस्पी ये है कि यूबीटी माने शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले, वो 6 सांसद आ रहे हैं, और दल बदल का जो नियम है अगर उससे कुछ फायदा हो सकता है तो कम से कम 6 आने की जरूरत है। और ये 6 लोग जो है 6 के 6 मंत्री पद चाहते हैं, तो उनके चाहने से मिल नहीं जाएगा, लेकिन उनकी मांग का मतलब है। और जब बीजेपी ये सब करती है, करवाती है, या करना चाहती है, करती रही है, तो जाहिर है उसको ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे क्या एडजस्ट करेगी, यही अटकल चल रही है। और चूंकि ये बहुत प्लान करके नहीं किया जा सकता है, बड़ा मुश्किल है, या कई लोगों की सहमति, कई लोगों की नाराजगी देखना है, तो इसमें अंततः क्या होगा ये एक बार में तय नहीं हो सकता है। और जाहिर है अंतिम समय तक उलटफेर होता रहेगा। और जैसे मोदी सरकार काम करती रही है उसमें ये लोग बताते नहीं है कि क्या करेंगे, और चूंकि तय ही नहीं होता है तो बताएं भी कैसे, तो उस हिसाब से बताया नहीं है। तो जो कुछ भी चर्चा है वो सब अटकल है। लेकिन अटकल में जैसे आपने कुछ नाम बताए, तो वो नाम जैसे हरदीप सिंह पुरी का नाम है, अगर मंत्रिमंडल से किसी को हटाया जाना है तो हरदीप पुरी को सबसे पहले हटा दिया जाना चाहिए था। और अगर नहीं हटाया गया तो अब हटाने का मतलब होगा कि दबाव में हटाया गया, और दबाव में मोदी जी हटाते नहीं हैं, तो मोदी जी हरदीप सिंह पुरी को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे ये मुझे शक है। और अगर कोई पुराना तरीका होता या आम राजनीति करने वाला होता तो हरदीप पुरी को हटा देता। कारण ये देता कि उन्होंने खुद कहा कि छोड़ देने के लिए, वो खुद छोड़ना चाहते थे, 75 साल के हो गए थे, होने वाले थे, वगैरह वगैरह। तो ये सब बीजेपी करती नहीं है, और ट्रोल सेना से ये सब करवाना जरा मुश्किल काम है। तो इसमें होगा क्या वो बाद की बात है, लेकिन जो सरकार की दिक्कत है और हरदीप पुरी को हटाने में जो दिक्कत है, मैं उसको देख रहा हूं। इसलिए मुझे नहीं समझ में आता कि उनको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाएगा। और ये बीजेपी सरकार की खासियत है, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की खासियत है। उसी तरह से दूसरा नाम धर्मेंद्र पुरी का है, धर्मेंद्र प्रधान का है। अब धर्मेंद्र प्रधान को भी के साथ भी वही बात है, उनको भी अगर हटाना था तो पहले हटा दिया जाना चाहिए था। अब हटाने का तो मतलब होगा कि दबाव में हटाए। और अब तो सोनम वांगचुक भी बैठ गए हैं, सोनम वांगचुक अनशन पे हैं, और उन्होंने सब कहा था कि अगर इतने तारीख तक 2-3 बार उन्होंने टाइम दिया और नहीं हटाया गया, अब उनके अनशन पे बैठने से हटाने का, तो मुझे लगता है कि ये मोदी और अमित शाह की कार्यशैली में नहीं आता है कि इनको हटाया जाएगा।
लेकिन विभाग बदल देने से काम हो सकता है। तो चर्चा ये है कि इनको हटा के, धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। और निर्मला सीतारमण का नाम वाम है, थोड़ा पढ़ी लिखी है, जो बड़ी आलोचना हुई है मोदी जी के शिक्षा मंत्रियों की। मधु किश्वर ने स्मृति ईरानी के बारे में जो कहा, और धर्मेंद्र प्रधान ने जो अपना खुद हाल बनाया है, तो उसमें हो सकता है कि निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्री बना दिए। लेकिन वो राज्यसभा की सदस्य है, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी, राज्यसभा की सदस्य, उनका कार्यकाल 2028 तक ही है। तो खैर वो बात की बात है, लेकिन उनको बनाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और उनका नाम बदलने वालों में इसलिए है, धर्मेंद्र प्रधान कहाँ जाएंगे वो सब मैं अटकल नहीं लगाता, लेकिन जो लोग हटाए जाएंगे उनमें राजनाथ सिंह का भी नाम आ गया है। राजनाथ सिंह का नाम हम लोग सब जानते हैं कि राजनाथ सिंह का नाम वो ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के बारे में है। ऑपरेशन सिंदूर के शहीद के समय लोकसभा में राजनाथ सिंह ने बहुत ही पक्के तौर पर और विपक्ष को बहुत ही अपमानित करने वाले लहजे में कहा था कि नहीं हुआ था, और उसमें यहां तक कहा गया था कि शीशा भी नहीं टूटा था। और वो झूठ बोल रहे थे, उसी समय पता था, क्योंकि जम्मू का वीडियो सब लोगों ने देखा था, और राहुल गांधी जम्मू गए भी थे, फिर भी उन्होंने कहा था। लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी, या कम से कम मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 6 शहीदों का नाम छिपा लिया जाएगा और सरकार छिपा ले पाएगी। माने जैसे कोई शहीद होता है तो अपने गांव, मोहल्ले, इलाके में जाता है तो तमाम लोग जानते हैं, और उसके बाद वो चर्चा हो जाती है। ठीक है कि गोदी मीडिया वाले नहीं छापेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल तमाम चीजें आ जाती है, फिर भी ये बात छिपी रही। लेकिन ये नहीं छिपा रहा था कि कुछ विमान भी गिरे हैं। तो विमान गिरे हैं, और उसका टेल वेल नंबर सब आ गया था, जो मैंने बताया कि टेल नंबर सरकार ने मना किया कि नहीं, ये जिसको गिरा बताया जाए तो नहीं गिरा। तो सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, और विमान गिरने की चर्चा है, और सरकार ने इनकार किया। वैसे ही शहीद होने की बात भी थी, सरकार ने इनकार किया, बाद में स्वीकार किया। ये रक्षा मंत्री की तरफ से बहुत अनियमित है, और इतने सीनियर मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये तो कोई मानेगा ही नहीं कि उनको पता नहीं था, और जाहिर है उन्होंने जानबूझकर किया। तो ये मुझे लगता है कि उनको खुद ही छोड़ देना चाहिए। भले उन्हीं ने कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन उनको हटाया जाना चाहिए, और नहीं तो विपक्ष के पास विशेषाधिकार हनन वगैरह का सब अधिकार है, और फिर जाहिर है कि मामला बढ़ेगा, और फिर सरकार को, ठीक है कि सरकार वो सब सुनती नहीं है, प्रभावित नहीं होती है, सरकार पर उस सब का असर नहीं होता है। लेकिन हटाए जाने वालों में अब राजनाथ सिंह का भी नाम है, एक नाम अमित शाह का भी है। अमित शाह का नाम इसलिए है कि उन्होंने जो सब किया, वो जितना आसान बता रहे थे कि 20 टीएमसी के सांसद आ जाएंगे और सब ठीक ठाक हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष से मिलवा दिया और लोकसभा अध्यक्ष को पार्टी बना दिया वगैरह वगैरह, ये सब अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई चाणक्य है, कोई करता है, तो ये सब अमित शाह करते हैं। और अमित शाह ने जो किया उसमें लोकसभा अध्यक्ष खुलकर दिखाई दे रहा है, मैंने पहले भी दिख रहा था, लेकिन सबको पता ही था कि लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी के लिए काम करते हैं, और उनकी निष्पक्षता पे किसी को शक नहीं है कि वो निष्पक्ष नहीं है। तो लेकिन टीएमसी के 20 सांसदों को 20 में से 17 को मिलवा दिया, फोटो छप गई कि 17 ही हैं, 20 लोगों का दावा है। तो उस सबसे लोकसभा, और उसके बाद लोकसभा 17 को 20 मान रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सारी चीजें जो गड़बड़ हुई हैं, और टीएमसी की अगर बाद में मांग बढ़ गई कि हमें मंत्री बना दो वगैरह वगैरह, तो ये इनकी भी चूक है, अमित शाह की भी। और अगर अमित शाह से कोई बड़ा या शक्तिशाली है संघ परिवार में, बीजेपी में, या सरकार में, या सुप्रीम कोर्ट में, या कहीं भी, तो जाहिर है कि अमित शाह को भी हटाया जा सकता है, या वो भी इसके शिकार हो सकते हैं। हटाया मतलब जाहिर है उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं जाएगा, उनका मंत्रालय बदला जाएगा। लेकिन ये भी संभव नहीं है कि मोदी जी का काम कोई और गृह मंत्री संभाल ले, या राजनाथ सिंह पहले जैसे चलाते थे वैसे अब गृह मंत्रालय चलाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं, तो क्या होगा वो जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे अगर मगर हैं, और मैं उस अगर मगर की ही बात कर रहा हूं। मैं ये खबर नहीं दे रहा हूं कि क्या होने वाला है, मैं ये बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। और उसमें ये सारे नाम के अलावा नितिन गडकरी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको भी जाना चाहिए। और वो एथेनॉल वाला मामला तो अति है, बिल्कुल मनमानी है, जबरदस्ती है, और उसमें उनके बेटों का बिजनेस जो है तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है, वो भी है, इसलिए भी उनको जाना ही चाहिए अगर हटाया जा रहा है किसी को उनके काम के आधार पर। जाहिर है
ये कहा नहीं जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके लिए नहीं हटाया जा रहा है, ये मोदी जी की कार्यशैली में नहीं है, तो वो सब नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि स्मूथली काम करे, जो आरोप है जिन मंत्रियों से दिक्कत है वगैरह वगैरह उनको हटा दिया जाए, तो इनका भी नाम है। लेकिन इतने सारे जब मंत्री हटा दिए जाएंगे तो नरेंद्र मोदी का काम इनसे तो अच्छा नहीं ही है। तो नरेंद्र मोदी का अपना काम अगर देखिएगा तो वो तो और कुछ नहीं है। और वो जो अभी सेशंस में जाकर के लेके आए हैं सर्टिफिकेट, उस पर जितनी भत पिटी है उतनी किसी की नहीं पिटेगी। कोई आम आदमी भी वैसा सर्टिफिकेट नहीं लेगा, या किसी आम आदमी को भी कोई आम आदमी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देगा जिसमें स्पेलिंग की गलती हो, जो ये एआई से बनाया गया है वगैरह वगैरह, सब कुछ सार्वजनिक है। तो वो बहुत ही बुरा है। और 1.5 लाख की आबादी, 1.5 लाख से कम आबादी है जहां वो गए थे, और जहां वो जो सब दे करके आए हैं पैसे और एम्बुलेंस वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है, वो अपना उनका निजी मामला है, सॉरी निजी मामला नहीं है, लेकिन हाँ उनका विवेक अधिकार है, उन्होंने अपने विवेक से जो कुछ भी फैसला किया वो सब किया। लेकिन जो अब सम्मानित होने का की जो उनको बीमारी या शौक है, पता नहीं क्या है, बीमारी कहना चाहिए शौक कहना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, या तो वो बीमारी है या शौक है, उसमें इन्होंने बहुत बुरा करवा लिया। और जैसा होता है कि इस सरकार में सब कुछ सारे निर्णय मोदी जी करते हैं, इसलिए ये गड़बड़ी हुई होगी, वरना अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वो ये सब देख लेते, सुनिश्चित कर लेते कि क्या है। और 1 लाख की आबादी वाले देश में किसी सम्मान कराने की क्या जरूरत थी, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी का मामला है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का कद भी काफी कम हुआ है पिछले 12 वर्षों में, और खास करके ये सब जो चल रहा है संकट, उसमें नरेंद्र मोदी का भी नंबर कटा है। जैसे मैंने कहा कि अमित शाह जैसे काम कर रहे थे, तो अभी तक आपको हर बार कामयाबी मिल जाए तो ठीक है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन जब गड़बड़ होगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, या उसकी भी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो उस हिसाब से अगर ये अमित शाह को हम कह रहे हैं कि वो जा सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी को भी। लेकिन जाहिर है ये सब नहीं होने वाला है, इतना बड़ा नहीं हो सकता और इतने बड़े पैमाने पर नहीं होगा। लेकिन आरएसएस पे जितना दबाव है, और आरएसएस के बारे में अब जो सब खबरें आ रही हैं, जो सब चर्चा हो रही है, जो सब बताया जा रहा है, और आरएसएस को जैसे डिफेंड करती रही है बीजेपी की ट्रोल सेना, और उसका जवाब जितना दिया जा रहा है या डिफेंड नहीं कर पा रही है, वो सबसे लग रहा है कि आरएसएस भी दबाव में है। और मुझे लगता है कि बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है, पहले जनसंघ थी, फिर बीजेपी हुई, फिर कुछ और हो सकती है, लेकिन आरएसएस को तो इसी रूप रंग में चलना है, या आरएसएस को इस रूप में चलने से रोक दिया गया अगर, तो वो बीजेपी के कारण ही होगा। तो अगर बीजेपी को नुकसान करके, कमजोर करके आरएसएस अपना स्वरूप बचा सके, तो वो बचाना चाहेगा। उसके लिए नरेंद्र मोदी को भी बलि का बकरा बनाना पड़े तो आरएसएस को बनाना चाहिए, हो सकता है बना दे, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आरएसएस अब फंसा है। और आरएसएस जिस ढंग से फंसा है, और जिस ढंग से प्रियंका खड़गे या कर्नाटक सरकार काम कर रही है, और जिस ढंग से चंद्रबाबू नायडू ने उनका समर्थन किया है, उनकी मुख्यमंत्री का, तो उससे लग रहा है कि आरएसएस में भी परेशानी होगी। और दूसरा मामला ये है अपना मंदिर वाला, अयोध्या वाला। टेलीग्राफ में कल खबर थी जिसका सार संक्षेप यही था कि ये जो विवाद है और उसमें योगी का जो रुख है, वो बीजेपी की आंतरिक राजनीति का है, और योगी के रुख से आरएसएस वाले परेशान हैं। और आरएसएस वाले योगी को ये नहीं कह सकते कि आप इस पे जोर मत लगाओ, और या आप ये मत कहो कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा या अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और उस पे अब ये कह दिया जाना कि हम कोई ये वकील नहीं मिले, वहां काम करेगा अयोध्या में, और वो सब लोग अयोध्या छोड़ दें, उनका अयोध्या छोड़ देना। तो आरएसएस पे जो दबाव है वो अपनी जगह है। तो इस दबाव में कौन कितने दबाव में है, अंततः किसका चलेगा, किसकी चलेगी और क्या होगा, ये सब बाद की बात है। लेकिन दबाव बहुत सारे हैं, क्यों है वो मैंने बता दिया, किसका है वो मैंने बता दिया, नहीं मानेंगे तो क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया, और मानने के लिए क्या किसका किसका दबाव हो सकता है। और अगर आरएसएस का दबाव है, मैंने प्रधानमंत्री दबाव मानते ही नहीं, किसी उनको मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ जितने आरोप है, मैंने एप्स्टीन से ज्यादा क्या होगा। और जो आर्थिक घोटाले का जो इसका अपना कौशल विकास योजना वाला 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला, ऐसे कितने सारे मामले हैं, उस पर किसी पे उन पर असर नहीं हुआ। तो अब क्यों होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो सबसे असर होगा। अगर प्रधानमंत्री दबाव में है तो आरएसएस के कारण है, और आरएसएस के दबाव में आने से प्रधानमंत्री दबाव में आ जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता है।
क्योंकि प्रधानमंत्री इतने कमजोर नहीं है। तो क्या होगा, और आरएसएस को अपना भविष्य देखना है। प्रधानमंत्री का भविष्य जो है अब 75 पार के बाद उनका बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनको बलि का बकरा बनाया जा सकता है। भले ये तैयार नहीं हो तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सरकार में नहीं रहे या पद पे नहीं रहे तो कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो आरएसएस आश्वासन दे सकता है। तो मुझे लगता है कि होगा तो कुछ बड़ा बदलाव होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा मोड़ा बदलाव होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए सर, देखते हैं किस किस का होता है इस्तीफा, ये भी सब सामने आ जाएगा। लेकिन राजनाथ की खबर और अमित शाह की खबर हैरान कर देने वाली है, और अगर हुए तो फिर बहुतों के होंगे। फिलहाल इस खबर पर निगाह बना के रखनी पड़ेगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।